और प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है आप लोग का। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट, जो कि अगेन डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन जो आईपी क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 है, उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो है वो प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट के नाम से है। इस पूरे सेशन में हम देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन को, कि कैसे हमारे पास जो अवेलेबल डेटा होता है उसकी बेसिस पे उसका चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीबीएसई ने सजेस्ट किया है सिलेबस पाई प्लॉट के लिए वो क्या है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ के डिस्कशन अपना शुरू करेंगे पाई प्लॉट का। ये क्लास 12 का सिलेबस है। इसमें जैसे मैंने आपसे बोला कि ये एक्चुअली आता है हमारे यूनिट नंबर 1 डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन में। तो इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है उसमें आप देखोगे यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन जो लिखा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, ये पढ़ना है। ड्राइंग एंड सेविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पे लाइन चार्ट क्या है उसको देखना है, बार चार्ट क्या देखना है और हिस्टोग्राम को देखना है। ये 3 चार्ट को एक्चुअली आपको क्रिएट करना है। सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइजिंग प्लॉट्स में, मतलब जब ये चार्ट्स आप बनाएंगे तो उसमें लेबल कैसे ऐड करना है, टाइटल कैसे ऐड करना है और लीजेंड कैसे करना, मतलब 3 प्रॉपर्टीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे हमारे चार्ट में, इनको लेके हमको एक्चुअली क्या करना है, वर्क करना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, अपने प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पर वही चीजें मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो अभी मैंने आपको सिलेबस में दिखाया। वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। तो आपको बढ़िया जो है इसमें आईपी का कंटेंट मिल जाएगा। वैसे भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट सब्सक्राइब कर लोगे तो हमको थोड़ा सा और पावर मिल जाएगा। अब बात आ रही है किसकी, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए आईपी क्लास 12 का सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट, सभी चीज़ों का मतलब सभी टॉपिक्स ट्यूटोरियल्स का कोर्स का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन अलग है, पाईक्यूज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बना हुआ है, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सभी चीज़ का बना हुआ है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में 2 मिनट टाइम निकालिए और जरूर देख लीजिएगा। आपके काम के सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको कहीं जाने की तैयारी नहीं, भटकना भी नहीं पड़ेगा, वीडियो खोजना भी नहीं पड़ेगा। अब प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट में सबसे पहले तो बात ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा विजुअलाइजेशन। देखिए प्लॉटिंग क्या है, सीधे सीधे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग वेरियस विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट, ग्राफ्स एंड मैप्स। जो भी आपके पास अवेलेबल डेटा होता है उसको आप पिक्चर के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं। पिक्चर कैसे बनता है उसका, या तो चार्ट के रूप में बनाइएगा, या ग्राफ्स के रूप में बनाइएगा, या मैप्स के रूप में बनाइएगा। सवाल ये पैदा होता है कि पिक्टोरियली आप रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। आपके पास ये विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे मान लीजिए आपका टेबल है, अब आपको ओवरऑल इस पूरे रिकॉर्ड्स में से चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो या तो आप मैक्स फंक्शन अप्लाई करो या एक एक डेटा को चेक करते हो। अब यहाँ पे तो केवल 4-5 रो है तो आपको खोजने में दिक्कत नहीं। जहाँ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वहां में से किसी एक पर्टिकुलर हाईएस्ट को फाइंड आउट करना इतना मजाक वाली बात नहीं, उसमें आपको टाइम बहुत लग जाएगा या कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा। यही चीज डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस करने के दौरान भी हो सकती है कि अगर आपको विजुअलाइजेशन का पता नहीं है तो फॉर्मूलाज फंक्शन अप्लाई करके वो काफी टीडियस जॉब हो जाता है डेटा को एनालाइज करना। लेकिन अगर आप इसी डेटा को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, इमीडिएटली आपको अगर लार्जेस्ट पता करना है तो सबसे बड़ा वाला जो बार दिख रहा है उसको देख के ही आप समझ सकते हैं कि हाँ भैया ये मैंगो की बात कर रहा है और ये कोलकाता के जो सिटी है वहां पर ये कोलकाता का जो मैंगो है उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू। आपने देखा ये कोलकाता है, इसका मैंगो देखे, मैंगो जो है वो 8200 यहाँ पे बता रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पिक्टोरियली अगर आप डेटा को रिप्रेजेंट कर देंगे तो डेटा की एनालिसिस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। सबसे सीधी सीधी बात सिंपल यही है कि डेटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना, डेटा एनालिसिस बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी एक्यूरेट रिजल्ट यू फाइंड, राइट। सो दैट जो भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं वो आप अपने बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए और बेहतर तरीके से ले सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वाई दिस डेटा विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। तो उसके 4 रीजन है। डेटा को कंपेयर करना, डेटा का पैटर्न फाइंड करना, डेटा आउटलियर्स और डेटा रिलेशन, ये मुख्य कारण होते हैं। ओवरऑल इसको इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि डेटा को डिफरेंट तरीके से एनालिसिस करने के लिए ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे, देखिए डेटा को आपस में कंपेयर करने का मतलब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाली बात है। डेटा का पैटर्न का मतलब ये कि चेंजेस इन डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डेटा आउटलियर का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर सपोज रेंज ऑफ वैल्यूज है, उसमें सारी वैल्यूज एक साथ दिख रही हो, कहीं कोई एक वैल्यू फेंकाई हुई है दूर से, तो कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं है जो मतलब आपके ट्रेंड से बिल्कुल अलग जा रहा हो।
तो वो आउटलियर्स आ गया। फिर आपस में डेटा का रिलेशंस कैसे आपने मल्टीपल डेटा को एक साथ कंबाइन किया, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं तो उनका आपस में कनेक्शन किया, तो उसको रिप्रेजेंट करना। या जैसे ये बार चार्ट है, इसी में 3-4 डेटा को आपने प्रेजेंट कर दिया सीरीज के फॉर्म में, टाइप्स ऑफ डेटा को, तो ये क्या हुआ, रिलेशन को भी प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन सभी एनालिसिस को करने के लिए जिसकी हेल्प से बिजनेस ग्रोथ एंड बेनिफिट्स के लिए आप डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ योर डेटा विजुअलाइजेशन। इस डेटा विजुअलाइजेशन को करने से पहले अब हम जो चार्ट बनाते हैं उसकी एनाटॉमी को समझते हैं, मतलब उसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो लाल लाइन दिख रही, हरी लाइन दिख रही है, ये वायोलेट कलर दिख रहा है या ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, इनको हम बोलते हैं डेटा सीरीज इन जनरल। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये जो मार्कर्स दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेटा मार्कर्स। आप सिर्फ ध्यान में रखिए, मार्कर वगैरह आपको पढ़ना नहीं है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं। ये जो सिटी है या एक्स एक्सिस जिसको आप बोल रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस मतलब यहाँ पे कैटेगरी, और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, वैल्यू एक्सिस। मतलब ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है ना, वर्टिकल वाला, इसको तो वाई एक्सिस ही बोलते हैं हम, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एक्सिस। और ये जो आपको दिख रहा है फ्रूट सेल्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये हम जानते हैं किस नाम से, चार्ट टाइटल के नाम से। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सीरीज हो गया, मार्कर हो गया, इसको टिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, मार्कर तो हम बोलते ही बोलते हैं, तो टिक्स भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं हमारे चार्ट के, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्यतः हमारे लिए प्रयोग में आने वाला है हमारा लीजेंड। लीजेंड के बाद ये जो चार्ट का टाइटल आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके बाद ये जो वैल्यू एक्सिस है जिसको वाई लेवल बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम लोग एक्स लेवल बोलते हैं। ये 4 चीजें आपको पढ़नी, चार्ट तो ऑटोमेटिक इसमें बन जाएगा। एनाटॉमी के बाद में बात आती है कि भाई आप जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स की बात करते हैं, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, स्कैटर चार्ट होता है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम और बॉक्स लग, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं। लेकिन आपको जो चार्ट की पढ़ाई करनी है वो है आपका लाइन चार्ट, वो है आपका बार चार्ट, और तीसरा जो है आपका वो है हिस्टोग्राम। मतलब लाइन चार्ट आप पढ़ेंगे, बार चार्ट आप पढ़ेंगे, और हिस्टोग्राम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इनको हमको पहले समझना है कि लाइन चार्ट क्या है। देखिए लाइन चार्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर लाइन चार्ट का सीधे सीधे पर्पज है, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, चेंजेस इन डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टाइम टू टाइम आपके डेटा में क्या चेंज आ रहे हैं। अब ये लाल वाली लाइन को आप देखो, शुरुआत से ये बढ़ते गए यहाँ तक बढ़ा ना, मतलब दिल्ली मुंबई कोलकाता के हिसाब से बढ़ा, अचानक से फिर ये क्या हो गया, डाउन हो गया। तो टाइम से टाइम मतलब आपके डेटा में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो डेटा के पैटर्न को फाइंड करने के लिए हम लाइन चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा को सीरीज को आप बनाते हैं वो लाइन के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें मल्टीपल डेटा सीरीज मतलब एक से ज्यादा कलेक्शन ऑफ डेटा को आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डेटा सीरीज भी आप बोल सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हमारे मैटप्लॉटलिब में, पाईप्लॉट में, प्लॉट का। अभी मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट की हमने बात नहीं की, लेकिन प्लॉट मेथड का इसमें इस्तेमाल हम करते हैं। ये प्लॉट मेथड आपको मैटप्लॉटलिब में भी मिलता है, और ये आपको पैंडास जो लाइब्रेरी है दोनों में उपलब्ध होता है। प्रयोग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो हम लास्ट आगे चल के देखेंगे भी। लाइन चार्ट के बाद में हम बात कर रहे हैं बार चार्ट की। अब ये जो बार चार्ट आप देख रहे हैं, बार चार्ट का पर्पस सीधे सीधे जो होता है वो डेटा को आपस में कंपेयर करना, कौन ज्यादा है कौन कम है। यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशंस को हम चेक नहीं करते हैं। बार चार्ट जो होता है इसमें भी डेटा जो सीरीज होती है, आप देखिए यहाँ पर, इसको हम बार के फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीपल डेटा सीरीज को यहाँ पर भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, और बार चार्ट बनाने के लिए आप बार और बार एच मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बार तो हो गया कॉलम चार्ट के लिए, और अगर इस तरह से बार चार्ट रेडी करना है, एक्चुअली ये बार चार्ट है, इसको हम कॉलम चार्ट बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आपको बनाना है तो इसके लिए हम बार एच मेथड का इस्तेमाल करते हैं, अगेन मैटप्लॉटलिब या पाईप्लॉट मॉड्यूल के अंदर से। और इसका पर्पस तो आपको क्लियर हो गया, डेटा कंपैरिजन इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस बार चार्ट। बार चार्ट के बाद में आती है बात हिस्टोग्राम की। अब बार चार्ट का ही एक वर्जन जो होता है ना, वो होता है आपका हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम जो होता है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोरियली हम यूज करते हैं। देखिए जो बार चार्ट होता है ना, इसमें जो डेटा होते हैं ना, ये बेसिकली बार चार्ट की अगर आप बात करोगे तो एक सेकेंड में पहले बार चार्ट में वापस आऊं, तो यहां पर डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा जो होता है
उसमें आप क्या करते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में, स्पेलिंग शायद मैंने गलत कर दी है, DESCREAT, डिस्क्रीट सही लिखा था मेरे ख्याल से। डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा को आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब आप हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ जो डेटा रहता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए इसमें मतलब जो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा रहता है उसको बार के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एक्चुअली हम बार चार्ट के नाम से जानते हैं। तो डेटा के ट्रेंड्स को ट्रैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स को बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल कॉल्ड बीन्स में कहलाते हैं। मतलब जैसे आपका ये है, इसमें एक रेंज होती है 5 से 10, फिर दूसरी रेंज होती है 11 से 20, फिर होती है 21 से 30। तो यहाँ पर ये इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में आपका चार्ट जो है वो रेडी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। और ये जो इंटरवल आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिन्स बोलते हैं। तो ये इंटरवल को भी आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हिस्ट मेथड, मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट मॉड्यूल के अंदर में। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके हिस्टोग्राम को थोड़ा फंडामेंटली समझते हैं। ये एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ इसमें कंटिन्यूअस डेटा कैसे आता है। देखिए ये हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। ये किसी सपोज आपने कुछ सर्वे किया, मान लीजिए आपने कि अपने एरिया में सर्वे किया कि पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले, कितने एज ग्रुप वाले जिनको शुगर है या उनका लेवल क्या है, कुछ भी हो सकता है, ये उसका एक डेटा हमने कलेक्ट किया। अब आपने क्या किया, इसको एक पर्टिकुलर रेंज में डिस्ट्रीब्यूट किया कि 1 से 5 साल वाले कितने लोग हैं, 6 से 10 साल वाले कितने लोग अफेक्टेड हैं, और 11 से 15 साल वाले कितने लोग अफेक्टेड हैं। तो हमने इसकी काउंटिंग की कि 13 लोग 1 से 5 साल में, 6 से 10 साल में 12 और 11 से 15। अब इस रेंज को अगर आपको डिफाइन करना है या इसके लिए अगर आपको चार्ट बनाना है, तो यहाँ पे जैसे एक हमारी बीन साइज 1 से 5, उसके बाद में हमने बोला 5 से 10 या 6 से 10, उसके बाद 11 से 15। यहाँ पर हमने देखा कि ये 13 है, फिर उसके बाद 12 है, उसके बाद एकदम 4 में आ गया। तो कुछ इस तरह से हम हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखिए जैसे हिस्टोग्राम और बार चार्ट को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक कुछ डाटा है, जैसे राम, बहुत सारे अलग अलग पर्सन्स हैं, उनकी एक कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए उन्होंने कुछ सेल किया है, उसका कलेक्शन का यहाँ पे रिकॉर्ड है। अगर आप इसको कॉलम चार्ट में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये राम लोगे, यहाँ पर आप राजन लोगे, यहाँ पर आपने सपोज रहीम लिया, एंड इस तरह से आप सो ऑन कर देंगे। यहाँ पर आप वैल्यू ले लेंगे 10, 20, 30, 40। तो पहला देखना कि राम जो है उसकी वैल्यू है 23, तो हमने 10, 20 लगभग यहाँ पे 23 लिया। फिर 26 जो है इसका थोड़ा सा बड़ा साइज लिया, फिर 30 जो है उससे भी बड़ा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्क्रीट फॉर्म में हम डेटा को बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए। अब इसी का अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो हमने बोला कि भैया एक हमारे पास रेंज है 20 से सपोज मान लीजिए 30 तक, ठीक है। फिर हमने दूसरी रेंज एक डाली 31 से 40 तक, और तीसरी एक रेंज डाली एक 41 से 50 तक, ठीक है। अब 20 से 30 में कितने लोग हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद नीचे कोई नहीं है। तो हमने बोला यहाँ पर 1, 2, 3 मेजर करते हैं, तो हमने बोला कि 3 रिकॉर्ड हमको मिल गए इसके। 31 से 40 में कितने हैं, तो 1 मिला, 2 मिला, उसके बाद कोई नहीं है, तो हमने बोला कि यहाँ पे 2 लोग मिल गया। उसके बाद बाकी बचे कितने, 4 लोग, ये चारों लोग किस में आ गए, हमारे वापस से इसमें इस तरह से आ गया। तो ये हिस्टोग्राम में हमने कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा में डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हिस्टोग्राम की कहानी है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा फंडामेंटल किसका, लाइन बार और हिस्टोग्राम क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट की। मैटप्लॉटलिब जो है एक पाइथन की लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर में पाईप्लॉट का नाम से एक मॉड्यूल है। इसको इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। जनरली आइडियली आप लेते हो तो उसमें ये इंक्लूडेड नहीं होता है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना है, पिप इंस्टॉल लिखना है, उसके आगे आपको लिख देना है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका पाईप्लॉट इसमें आ जाएगा। उसके बाद जब भी आप कोई चार्ट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं, हर बार मैं बोलता हूं आप इंपोर्ट कर रहे हैं इतना लिख के छोड़ दिए, लेकिन हर बार आपको इतना पूरा नाम बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए इसका एक शॉर्ट नेम ले लेंगे एज PLT। तो ये आप इसको शॉर्ट नेम बोल सकते हो, एलियास नेम बोल सकते हो, या इस मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। फर्दर अब कोई भी प्लॉटिंग आपको करनी है तो PLT डॉट प्लॉट कुछ इस तरह से आपको कार्यक्रम
करना होगा। तो इंपोर्ट करना है matplotlib.pyplot को, जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड नहीं रहता है आइडियली में। हाँ, अगर आप एनाकोंडा वाला पाइथन यूज कर रहे हो तो वहां पर ये मैटप्लॉटलिब इनबिल्ट उसमें आता है, अगर आप उसको डाउनलोड करके यूज करते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड जो पाइथन शेल है या मैटप्लॉटलिब है या पाइथन का जो इंटरप्रेटर, उसमें मैटप्लॉटलिब को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हुई पाईप्लॉट और मैटप्लॉटलिब के बारे में बात। और इसका जो निर्माण है वो किसने किया था मैटप्लॉटलिब का, उसको भी आप ध्यान में रखिए। ये आगे बढ़ गए हम लोग। मैं वापस आ जाऊं अपने उसमें मैटप्लॉटलिब में, थोड़ा सा नाम के लिए पेन चालू करना पड़ेगा। तो मैटप्लॉटलिब का बनाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था वेस मैककिन्नी। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पाइथन कौन बनाया था तो आप जानते ही होंगे, गीडो वैन रॉसम। ठीक है ना, विचित्र विचित्र नाम है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया मैटप्लॉटलिब एंड पाईप्लॉट के बारे में। अब बात आ रही है जो हिस्टोग्राम है और बार चार्ट को हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकली, उसके बीच का डिफरेंस। तो देखिए, बार चार्ट जो है ना, इट यूजेस बार्स टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा। और यहां पर ये जो बार है ना, ये न्यूमेरिकल डेटा की फ्रीक्वेंसी को काउंट करके रिप्रेजेंट करता है। दूसरा बार चार्ट जो है डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूअस डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। देयर इज ए गैप बिटवीन बार्स। जब आप बार चार्ट बनाते हैं तो उसमें गैप रहता है। हिस्टोग्राम में कहीं कोई गैप नहीं रहता, ये लगातार इस तरह से दिखाते हैं। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है अगर डिफरेंस आ गया। बार जो होते हैं ना, उसको रीअरेंज कर सकते हो, लेकिन हिस्टोग्राम के बार को कभी भी अरेंज नहीं किया जाता। जो यहाँ पर रेंज बनी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं, तो इनको आप शफल कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस को आप यहाँ पे याद रखिएगा हिस्टोग्राम और बार चार्ट के बारे में। आगे अब आप फाइनली अब आ जाते हैं ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद में, कि आपको लाइन चार्ट अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसका सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है पाईप्लॉट ऑब्जेक्ट डॉट प्लॉट। तो देखिए, आपको अगर इसको रेडी करना है, हम ले लेते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। ठीक है ना, एज हमने कर दिया यहाँ पे क्या, पीएलटी। अब आपको क्या बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है। लाइन चार्ट बनाते हैं तो क्या एक्सिस है हमारी, एक्स और वाई एक्सिस है, बट ऑब्वियस है आपको कैटेगरीज के लिए वैल्यू चाहिए और वैल्यू एक्सिस के लिए भी वैल्यूज चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यूज। तो एक लिस्ट में बनाता हूँ, जैसे मैंने बोला ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। आप इसको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से कैटेगरीज ले सकते हैं। हमने वैल्यू के लिए लिया वाई, हमने यहाँ पे डाल दिया 10, 15, 20 और 5। ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको लाइन चार्ट क्रिएट करना है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर ये पीएलटी है, हम ले लेंगे पीएलटी डॉट प्लॉट। इसके बाद में यहाँ पर हम कॉल करेंगे एक्स और वाई को, और उसके बाद अगर इसको डिस्प्ले करना है तो आपको लिखना पड़ेगा पीएलटी डॉट शो। ये आपको ध्यान रखना है। इस कोड को एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है मेरा ए बी सी डी, यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिए 5, 10, 15, आगे बढ़ा के 20 कर दीजिए। ठीक है, तो पहला वाला 10 है, ये 10 लेगा। बी का वैल्यू कितना था, 15, तो ये यहाँ तक जाएगा। सी का वैल्यू कितना था, 20 तक, तो 20 ले लेगा। और डी का वैल्यू कितना है, 5। तो कुछ इस तरह से चार्ट आपको बना हुआ दिख जाएगा। आइए इसको पाइथन शेल पे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने दोनों ही मॉड्यूल्स को, लाइब्रेरी को क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद जैसे हमने देखा, अभी मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जनवरी, दूसरा ले लेता हूँ फरवरी, तीसरा ले लेता हूँ मार्च, है ना। मैं 3 वैल्यू ले लेता हूँ। उसके बाद दूसरा मैंने लिया वाई इक्वल टू मैंने कर दिया सपोज यहाँ पे 23, यहाँ पे डाला 45 और यहाँ पे डाल दिया 10। अब आपके क्या करना है, पीएलटी डॉट क्या कर लेंगे, प्लॉट ले लेंगे लाइन और बार चार्ट के लिए। अब लाइन चार्ट के लिए, बार चार्ट के लिए नहीं, केवल अभी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को ले लिया। इसके बाद में आपने कर दिया पीएलटी डॉट शो। ठीक है, रन करेंगे अब इसको सेव करके। तो ऑलरेडी प्लॉट डॉट पाई के नाम से मैंने इसको सेव करके रखा है। आप सीधे रन करिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। आप देखेंगे इस तरह से आपकी ये लाइन चार्ट क्रिएट हो गई। ये जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये वैल्यू एक्सिस आ गई। क्लियर है आपको। तो ये बात हो गई हमारे किसके, हमारे लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, इसको कस्टमाइज करने का।
देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है एक्स लेबल का, वाई लेबल का, टाइटल का और लीजेंड का। एक्स लेबल का मतलब कैटेगरी एक्सिस का नाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वाई लेबल का मतलब वैल्यू एक्सिस का नाम। टाइटल का मतलब होता है चार्ट का टाइटल। ये तीन चीज को करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं वापस से अपने पाइथन शेल पे आ जाता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करने के बाद यहाँ पे बोलेंगे plt डॉट एक्स लेबल। आपको plt डॉट एक्स लेबल लगाना है और इसका नाम जैसे मैंने डाल दिया क्या, मंथ। ठीक है, उसके बाद हमने वाई एक्सिस या वाई लेबल का नाम देना है तो YLABEL दिया और यहाँ पर हमने डाल दिया सेल। ठीक है, अब इसके बाद में हमको टाइटल देना है तो plt डॉट टाइटल आप लगाएंगे। देखिए हमेशा plt डॉट करके हम एज ए मेथड इसको कॉल कर रहे हैं। तो अब टाइटल में हमने डाल दिया जैसे सेल ऑफ ईयर 2024। इसमें यहाँ पे कोलन सॉरी कोटेशन मार्क को क्लोज करिए। अब आप इसको रन करके देखिए क्या ये सब इफेक्टिव है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये मंथ आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर ये सेल डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर ये सेल ऑफ द ईयर। और बेहतर तरीके से देखिए यहाँ पे मंथ, सेल और सेल ऑफ द ईयर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से अभी हमने क्या किया, चार्ट का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये तो बात हुई लाइन चार्ट की। इसी तरह से अब देखो हमने तीन चीज देखी अभी, एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लीजेंड की। अब लीजेंड क्या होगा, तब ज़्यादा हमको इफेक्टिव दिखेगा जब सपोज हमने जो चार्ट रेडी किया, एक ही डेटा सीरीज है तो लीजेंड शायद उतना इफेक्टिव ना लगे। जब एक से ज़्यादा डेटा सीरीज होती है तो उन डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लीजेंड का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली लीजेंड क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है, डेटा सीरीज को क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है। जैसे मैं वापस से अपने पाइथन के इस प्रोग्राम में आता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाई एक्सिस लिया था। अभी हम क्या करते हैं, वाई के बाद में एक और यहाँ पे ले लेते हैं क्या, जेड। और जेड में जाके भी हम कुछ वैल्यूज डालते हैं, जैसे 20 लिया, 10 लिया और उसके बाद 45 ले लिया। ठीक है, हम एक और प्लॉट यहाँ पे रेडी कर लेते हैं, plt डॉट प्लॉट है ना। हम क्या करेंगे, मंथ नेम सेम रखेंगे, बस अंतर ये आ जाएगा कि एक्स के बाद यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखो यहाँ पे मल्टीपल टेबल को लेके मल्टीपल डेटा सीरीज के लिए मैं यहाँ पे चार्ट रेडी कर दे रहा हूँ। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग आ गया, हटा के इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। दोबारा आप इसको रन करिए। अभी हमने रन किया, आप देखें यहाँ पे मल्टीपल सीरीज आपको दिख रही हैं। अब हम यहाँ पे लीजेंड का बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे टाइटल आपने दिया plt डॉट, यहाँ पे कर दो लीजेंड। अभी इसके अंदर कोई भी लोकेशन वगैरह हम नहीं देते हैं। अब आप इसको रन करके देखो कि क्या ये लीजेंड को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए बड़ा कर दीजिए और यहाँ पर देखिए ये शायद ये कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सही तरीके से ये डिस्प्ले नहीं आ रहा है। हम इसकी लोकेशन निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। तो लोकेशन के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे LOC। देखिए LOC में आप 1 2 3 4 डाल सकते हो, या फिर इसमें जो अभी हमने देखा अपने प्रेजेंटेशन पे, अपर राइट, अपर लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ। अभी इसके बाद में मैं इसको फिर से यहाँ पे रन करता हूँ। इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको लीजेंड डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो रेड लाइन में लिखा हुआ है कि नो आर्टिस्ट विथ लेबल फाउंड टू पुट इन लीजेंड। मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक हम ट्रायल मारते हैं। ये जो हमने plt डॉट प्लॉट मेथड इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हम एक लेबल इसका दे देते हैं। जो भी डेटा सीरीज हम बना रहे हैं, जैसे हमने लेबल इसका नाम दे दिया A। ठीक है, दूसरे वाले का भी कॉमा लगा लेते हैं और यहाँ पे लेबल दे देते हैं इक्वल टू, क्या कर देते हैं, इसको B कर देते हैं। अब इसके बाद में हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा लीजेंड प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखिए जैसे ही हमने लेबल दिया, मतलब इन सीरीज का हमने नाम दे दिया, तो यहाँ पर A और B देखो ये लाइन से आपको क्लियर कर दे रहा है कि किस तरह से लीजेंड डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब इसकी पोजिशनिंग करके आप देख लो। अभी हमने 2 दिया था। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो ऑप्शंस हैं, चूंकि मुझे याद नहीं है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। बॉटम राइट दिया है, बॉटम लेफ्ट दिया है, अपर लेफ्ट दिया है। तो मैं यहाँ पर इसको बॉटम राइट लेके देखता हूँ। तो मैं इस बार टाइप करता हूँ LOC इक्वल टू बॉटम राइट। ठीक है ना, RIGST, और इसको क्लोज कर देते हैं। अभी आप इसको रन करके देखिए कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि बॉटम राइट इज नॉट ए वैलिड वैल्यू। यहाँ पर ये ऑप्शंस देख रहे हैं हम, अपर राइट है,
अपर लेफ्ट है, लोअर लेफ्ट है, लोअर राइट है, बॉटम राइट नहीं है, लोअर राइट है, सेंटर राइट वगैरह वगैरह है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लोअर राइट को, ठीक है। तो आई एम सॉरी कि यहाँ पे ऑप्शंस मैंने गलत दे दिए, ये होगा क्या, लोअर RIGST। अब आप इसको रन करके देखो यहाँ से, तो आप नोटिस करिए कि लोअर राइट सेक्शन में आपका लीजेंड डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से आप लीजेंड का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बार चार्ट बनाने की। तो अभी हमने क्या देखा, लाइन चार्ट देखा। अब इसी पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बार चार्ट एक बार हमने पूरी कहानी समझ ली। अब इसी कोड में प्लॉट की जगह हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे बार कर देते हैं, ठीक है। दोनों जगह आप क्या कर दो, इसको बार कर दो, काम हमारा खत्म। आप इसको सेव करो, रन करो, देखिए क्या आंसर आ रहा है, किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखिए बार कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये स्टैक्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको देखो सिंगल सीरीज का ही कॉलम चार्ट बनाना है। मैंने चूंकि लीजेंड लिया था इसलिए ये यहाँ पर हमने डबल सीरीज बनाई थी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जल्दी से पहले इस चार्ट को क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, प्रोग्राम क्लोज करता हूँ। एक जो बार है ना उसको यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। ये बैक स्पेस कर दिया मैंने, यहाँ से इस जेड को हटा दो, ठीक है ना। अब आप इसको रन करके देखो और तब आपको बेहतर तरीके से आपका कॉलम चार्ट दिखाई देगा और ये यहाँ पर इसका लीजेंड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बात हुई कॉलम चार्ट का निर्माण आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। आपको डेटा दिया रहेगा, केस दिया रहेगा, उसकी बेसिस पे कोड लिख के आपको लाइन या बार चार्ट बनाना है, या लाइन या बार चार्ट का बना हुआ दिखेगा, वहां से आपको ऑब्जर्व करके उसके लिए कोड लिखना रहेगा। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से आप इस कार्य को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। बार चार्ट के बाद में हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम अगर आपको बनाना है तो उसके लिए डेटा आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर डेटा सही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हिस्टोग्राम प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं होगा। तो चलिए अब हिस्टोग्राम बनाते हैं और इसके लिए जो मेथड आप इस्तेमाल करते हैं वो हिस्ट मेथड करते हैं। यहाँ पर पहले डेटा सेट भेजते हैं, मतलब जो वैल्यूज का सेट है, और अगर आपको इंटरवल सेट करना है फ्रीक्वेंसी का तो बिन्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा, बिन्स, ये बिन नहीं होता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये डेटा इंटरवल हो गया। तो मैं आइडियली शेल पे आता हूँ और वैल्यूज लेके अपने इस कार्य को करना शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको हैश कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ ताकि बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ और कुछ वैल्यूज जल्दी से ले लेता हूँ। ऑल राइट, ये देखिए आपकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिए। अब मैं यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पे ले लेता हूँ plt.hist। देखिए यहाँ पर हम पास कर देंगे, इस ए को मैंने बिन नहीं लिया, डिफॉल्ट ये जो रेंज होगा वो अपने आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। ओके करिए। अब आप देखिए ये कुछ इस तरह से हिस्टोग्राम रेडी हो गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की पूरी रेंज को इसने लेके टोटल काउंटिंग कर ली कि 1 वाले कितने, 2 वाले कितने, और उसकी बेसिस पे ये कार्य कर रहा है। तो ये मेरा हिस्टोग्राम आ गया। अच्छा, अभी अगर आप इसमें कॉमा डाल दो, कॉमा डाल के हिस्ट कर दो, सॉरी बिन ले लो, ठीक है, बिन्स, और इक्वल टू अगर मैं 5 कर देता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही किया है कि नहीं किया, बट फिर भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि 5 के डिफरेंसेस में कुछ इस तरह से ये वैल्यूज को दिखा रहा है। तो ये हिस्टोग्राम है, हम हिस्ट को हटा देते हैं, बट ओवरऑल आप ये समझिए फाउंडेशन लेवल पे कि हिस्ट का पर्पस क्या, किस तरह से हमने इसको क्रिएट करने का प्रयास किया है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनली कि जो भी चार्ट वगैरह आपने क्रिएट किए हैं उस चार्ट को आप कैसे सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पर आप देखो हम इस्तेमाल करते हैं किसका, सेव फिगर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, सेव फिगर का। नाउ सेव फिगर करते हैं तो pyplot.savefig, उसके बाद जो भी फाइल है आप PNG, JPG, EPS या PDF के फॉर्म में अपने चार्ट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इस कोड भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। चार्ट हमने रेडी किया ही हुआ है। मैं अपने कोड पे वापस आ जाता हूँ। तो फिलहाल मैं इस हिस्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी जगह से हम लाइन या बार चार्ट का ही प्रयोग करते हैं, या रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ही यूज कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ सब चार्ट वगैरह सब रेडी कर लिया, plt.show किया है। अब हम क्या करते हैं, शो करने के पहले plt.savefig ले लेते हैं। savefig लेने के बाद में मैं यहाँ पर इसमें इन्वर्टेड कॉमा में अपने ड्राइव का नाम देता हूँ d:\\, पाथ में दे रहा हूँ ताकि हमको डेटा को सर्च करने में कोई दिक्कत ना आए। प्लॉट डॉट मैंने डाल दिया PNG,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मेरा डेटा ये हो गया सेव करने का कोड। अब आप इसको रन करके देखिए एक बार यहाँ से, तो देखिए ये हमारा चार्ट यहाँ पे रेडी हो गया। रेडी होने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में मैं अपने यहाँ से डी ड्राइव में चले जाता हूँ। डी ड्राइव में आने से आप देखेंगे यहाँ पर प्लॉट्स के नाम से ये फाइल मेरी रेडी हो गई है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आपकी स्क्रीन में देखिए ये चार्ट कुछ इस तरह से आपको सेव होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये हुई मेरी बात किसकी, कि कैसे हम अपने चार्ट को भी सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको इस साल के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। मैं वापस से एक बार सिलेबस को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा पर्पस ऑफ प्लॉटिंग क्या है, ड्राइंग एंड सेविंग देख लिया। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया जाए। तो हमने पर्पस देख लिया प्लॉटिंग का, वाई डेटा विजुअलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है ड्राइंग एंड सेविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब ओनली। तो लाइन चार्ट देखा और बार चार्ट देखा और हिस्टोग्राम देखा, किसको यूज करके, मैटप्लॉटलिब को। पैंडास का प्लॉट को इस्तेमाल करने का यहाँ पे कहीं पे भी कोई बात नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर तक मैंने पैंडास के प्लॉट को भी डिस्कस किया था। तो अगर आपको इसको देखना है तो प्रीवियस ईयर वाला जो पाई प्लॉट वाला लेक्चर है आप उसको देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, वहां से चेक कर सकते हो। और या फिर उसकी आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। तो ये करने के बाद में आपने देखा कस्टमाइजेशन, जिसमें लेबल, टाइटल और लीजेंड को कैसे ऐड करना है वो भी हमने सीखा। तो ओवरऑल इस तरीके से आज के सेशन में हमने पूरे पाई प्लॉट के जितने भी एज पर सीबीएसई सजेस्टेड सिलेबस टॉपिक्स है उनको कवर किया है, डिटेल में कवर किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा पाई प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में। पाई प्लॉट का जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ दो ही चीज है, चार्ट बना हुआ रहेगा उसको देख के आपको कोड करना है, या फिर आपको केस स्टडी दिया है उसके लिए लाइन या बार या हिस्टोग्राम बनाने का आपको कोड करना रहेगा। हिस्टोग्राम जनरली पूछता नहीं है, लाइन और बार को ही बनाने के बारे में बात करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपकी पाई प्लॉट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। चलिए फिर आज के सेशन को एंड करते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते भी रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।